हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरदीप सिंह राजेवत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप मस्त और व्यस्त होंगे। देखिए, उसी मल्टी एमसीक्यूज की सीरीज में हम आपको 45 क्वेश्चंस पिछले 3 क्लासेस में प्रोवाइड करा चुके हैं और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 46 से 60 तक आज की क्लास में बताए जाएंगे। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 4/9 है। क्वेश्चन नंबर 46। ओके, मैं आपको 45 तक बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अगर ना देखे हो तो आप उन वीडियो को देखिएगा और पेन और पेपर से उनको आप सॉल्व भी करिएगा। तो लिखा है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता को हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 4/9 है, घटना की घटने की प्रायिकता। और फिर बोला गया कि उस घटना की ना घटने की प्रायिकता, तो उस घटना की ना घटने की प्रायिकता को मैंने ई डैश मान लिया। तो पी ई का मान दिया है और पी ई डैश पता करना है। तो हम जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। और इन दोनों में अगर कोई भी एक मान दिया है तो दूसरा बड़े आराम से निकल सकता है। तो मेरे पास तो पी ई का मान दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। इसको पक्षांतर कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल 1 माइनस 4/9। और अगर एलसीएम कर लोगे तो 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। तो किसी घटना की ना घटने की प्रायिकता का मान 5/9 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ इसमें से? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, इतना क्लियर है। इनमें से कोई भी एक मान दिया हो दूसरा निकल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी सीरीज में 47, तो 47 लिखा कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। देखिए, अंक हमारे पास हैं 25, फिर दिया है 22, 23 दिया है 2 बार, और फिर 22 दिया है, फिर 25 दिया हुआ है और फिर 27 दिया है। पूछा गया है बहुलक क्या होगा? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, या ये मान लो कि जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो हमें दिख रहा है कि 25 तो 2 बार आया है, ठीक है। 22 भी 2 बार दिया, 23 भी 2 बार दिया। इसमें शायद कोई एक भूल गया है क्या? 1 मिनट 22, हाँ एक 22 छूट गया है। इसमें 25 22, यहाँ पर तुरंत 22 दिया। चलो इसको मैं लास्ट में कर देता हूँ 22। तो जो पद सबसे ज्यादा बार हो वही उस पद की का बहुलक होता है। जिस पद की बारंबारता ज्यादा हो, तो 22 एक बार ये है, एक बार ये है और एक बार 22 की गिनतियां 3 बार है, तो 22 ज्यादा बार हुआ। तो जो बहुलक हो गया हमारा, जो बहुलक हुआ है वो हमारा 22 होगा। बहुलक 22 होगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही पद हमारा बहुलक कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है और ट्रिग्नोमेट्री के भी कई सारे प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। ये डिपेंड करते हैं फॉर्मूले पर। अगर इनका फॉर्मूला आपको याद हुआ तो ये बहुत आसान है। तो बोला गया कि इसका मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू क्या है? तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा तो मान लो भी यही है। ओके, हमें पता है कि 1 के अपॉन में जो लिखा हुआ है उसके बराबर कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉट में कन्वर्ट हो गया और ये सेक स्क्वायर थीटा जैसे का तैसा लिखा है। अब बारी आई 1/cot, तो 1/cot तो ये कौन नहीं जानता कि tan स्क्वायर होता है, तो 1/cot स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर 1 होता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर 1 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तब भी tan कट जाएगा, बस में तो 1 ही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया बेटा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया कि एक मीनार है, मीनार है तो निश्चित सी बात है कि उसका आधार भी होगा, है ना। ठीक है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण, यहां से सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो मीनार की छाया, यहाँ की सूर्य है उसका उन्नयन कोण बन रहा है, तो छाया की लंबाई, तो लंबाई यही तो होगी। इस लंबाई को मैं चलो y मान लेता हूँ, तो ये दूरी y है और ये दूरी टोटल 50 है, इसको h कहते हैं, ऊंचाई, है ना। तो पहली बात तो ये बिल्कुल डायरेक्ट ही है कि अगर 45 एंगल दिया हो तो ये दोनों ही दूरियां समान होती हैं, दोनों समान होती हैं, तो सीधा सा मतलब है कि y का मान भी तो 50 होना चाहिए। लेकिन अगर हल करने की बात रही तो मैं लगा दूंगा tan 45 इक्वल लंब बटे आधार, तो लंब तो 50 है, आधार y है, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 50 बटे y, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y का मान 50 मीटर आएगा, छाया की लंबाई 50 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका है सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कौन सा था? 49। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में लिखा है कि ए का वैल्यू 45 डिग्री है, चलो लिख दिए, और पूछा गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर है, इसका वैल्यू पूछा गया, इसका मान पूछा गया है। तो मैं इस a का मान रख देता हूं और इसको सॉल्व कर लेता हूं। चलिए देखते हैं a का मान कितना है। a का मान बेटा 45 डिग्री है, तो मैंने a के प्लेस में रख दिया 45। नीचे देखो 1 प्लस cos स्क्वायर लिखा है, यहां भी a का मान रखना है 45। इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं कि tan 45 का मान तो 1 होता है, ओके, और 1 पर अगर स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। नीचे आते हैं 1 प्लस cos 45, तो cos 45 का वैल्यू 1 बटे में √2, इसका स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। नीचे देखो तो ऊपर 1 और 1 मिलकर 2 आ गया, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग होगा 2, ठीक है। ऊपर 2 लिखा है, नीचे आप खुलासा कर लो, 2 एकम 2, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, ओके। ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 बटे 3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हुआ? 4/3 दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इतना ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी हो चुका है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 मीटर दी है। देखिए ऊंचाई मतलब h का मान दिया है 12 मीटर, h का वैल्यू बेटा 12 मीटर दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि त्रियक ऊंचाई को l कहते हैं, स्लैंट हाइट भी इसको कहते हैं, ये दिया है 13 मीटर। फिर शंकु की त्रिज्या r का मान पूछा गया है, तो r पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि l का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस में r का वर्ग होता है। जो जो मान दिए रख दो और जो नहीं दिया तो वो निकल के आ जाएगा। हमारे पास l का मान दिया है 13 का स्क्वायर, और h का मान है 12 का स्क्वायर, और r का मान बेटा पता करना है। और वैसे तो सिंपल सी बात है कि 13, 12 और 5 ये पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, तो आंसर में 5 आने वाला है, लेकिन इसको हम हल करके देख रहे हैं। 13 का वर्ग बेटा 169 हुआ, 12 का वर्ग 144 हुआ, और r स्क्वायर हमें पता करना है, तो मैंने 169 की तरफ 144 कर दिया पक्षांतर, तो इस r स्क्वायर कर दिया पहले, और घटा के देख लो 25 आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, तो r बराबर √25, और √25 का वर्गमूल 5 हो गया। सब मीटर में थे तो ये भी तो मीटर में आएगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर इसका बेटा ए है, इसमें ए इज द राइट आंसर, ओके। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इतना क्लियर है क्या? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
52 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दिया है। 52 में बोला गया है कि दो रेखाएं दी हुई हैं, चलो रेखाएं नोट करते हैं पहले। 2x प्लस 3y और प्लस का 5 बराबर 0, ये पहली रेखा हो गई है। और दूसरी है 4x प्लस का 6y और प्लस का 10 इक्वल 0, ये सेकंड रेखा हो गई है। इसमें दो रेखाएं हो गई हैं। अब हमें पता ये करना है कि रेखाएं तो दो हैं। बोला गया है कि समीकरण का कैसा हल है, अपरिमित हल है या अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है ना। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहला काम यहाँ पे हमें एबीसी के मान निकालना है और एबीसी के मान ही डिसाइड करेंगे कि समीकरण का हल कैसा है। तो देखो a1 x का गुणांक है 2 है, फिर b1 y वाला गुणांक है 3 है, फिर c1 अचर पद 5 हो गया है। इस प्रकार नीचे देखो a2 x का गुणांक, b2 y वाला गुणांक और c2 10 हो गया। एबीसी के मान हो गए हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने a1 बटे a2 किया, तो a1 बटे a2 में 2/4 लिखा, a1 का मान रखा, a2 का मान रखा, तो ये हल होकर 1/2 मिला हमें। फिर मैंने b1 बटे b2 किया, तो b1 का मान दिया है कितना 3 और b2 6 है, ये भी कट करोगे तो 1/2 बचेगा। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब मैंने c1 और बटे c2 किए, तो c1 का वैल्यू 5 और c2 10 दिया है, तो ये भी कट कर 1/2 मिलेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2, तीनों मान समान है। मतलब कंडीशन ये बन रही है a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2, ये बेटा कंडीशन बन रही है। और ये कौन सी कंडीशन होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण के अनेक हल हैं, क्योंकि देखो तीनों कंडीशन बराबर हुई हैं। इस तरह के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इसमें तीनों कंडीशन समान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर, इसमें 52 क्वेश्चन था ये, तो 52 में ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसका ए इज राइट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है 52। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और कौन सा समीकरण, इसको लिख लेते हैं। समीकरण लिखा है x² प्लस का px और माइनस का 2 बराबर 0 का एक मूल -1 है। तो जो मूल होता है वो x के ही तो मान होते हैं, तो जो -1 दिया वो x का ही तो वैल्यू है, x इक्वल टू -1। तो जब ये x का वैल्यू है तो ये x का वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो मैं इस x के मान को इसमें रख देता हूँ, रख दो जहाँ जहाँ x दिया हुआ है। तो पहले x है तो -1 का वर्ग, फिर p, फिर भी तो x है तो -1 -2 बराबर 0, -1 का वर्ग तो +1 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करो -p और आगे लिखा बेटा -2, 2 में से 1 गया तो -1 बचा। ठीक, और इस 1 को पक्षांतर कर दो तो +1 हो गया, और फिर माइनस चिन्ह वहां भेज दो, लो p का मान -1 आ गया। कितना सा आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। इसका बेटा ऑप्शन नंबर सी हुआ है ना। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ। एक्स अक्ष की बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको पढ़ते रहिए, संभावना है पेपर में आने की। एक्स अक्ष जो है उसकी इस बिंदु से दूरी क्या है, एक्स अक्ष की 8,17 से दूरी पूछी है। तो मैंने इसको पिछली क्लास में आपको समझाया भी था कि अगर दूरी एक्स अक्ष की पूछी जाए, एक्स अक्ष से, तो उसका अपोजिट माने बाई वाला पार्ट होता है। तो एक्स अक्ष से दूरी, जो दूरी पूछी है, इसका बाई निर्देशांक मतलब 17 इसका आंसर होगा, 17 इकाई है ना, 17 इकाई। इट्स मीन बी ऑप्शन राइट। अगर पूछा होता कि वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो इसका आंसर होता एक्स निर्देशांक मतलब 8। ठीक है, इतना फर्क है, इनको ध्यान से देखते रहें। चलिए भाई आगे देखते हैं। 54 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 55। 55 में लिखा है 55 2 sin² 45 डिग्री
माइनस में 1 और इक्वल साइन थीटा। बोला गया कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का मान बताइए। चलिए इसमें वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो मैंने साइन 45 के स्थान पर 1/√2 कर दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 1 और बराबर में साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है, माइनस का 1 इक्वल में साइन थीटा ही चलेगा। क्या 2 से 2 कट कर दें? बिल्कुल कट हो जाएंगे। 2 से 2 कट कर लिए मैंने, तो बचा है 1 - 1 इक्वल साइन थीटा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और मैंने साइन थीटा को इस तरफ लिख लिया। मतलब सीधा है कि साइन थीटा का मान 0 है और क्वेश्चन में थीटा मान पूछता है। तो आप ये बताएं कि 0 किसका मान है साइन पर, तो 0 साइन 0 का मान होता है, तो यहाँ पर मैंने साइन 0 कर दिया, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ गया है। ओके 0 डिग्री। अब ये कौन सा इसका राइट ऑप्शन है? इसका राइट ऑप्शन दिया है ए नंबर, इसका ए है राइट ऑप्शन। अब हम बात क्वेश्चन नंबर 56 की करते हैं। क्वेश्चन 56 में बोला गया है कि x + 1 लिखा है साफ साफ इसमें, x + 1 फिर 3x और फिर 4x + 2 इन AP, मतलब ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हैं। तो फिर बोला क्या गया है x का मान क्या होगा, तो x का मान जब कभी भी ऐसे 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हो, तो अगर इसको हमने a नाम मान लिया, ये b और ये c है, तो इसमें होता है 2b = a + c। या ये कह सकते हो क्रमागत पदों में जो 3 पद क्रमागत दिए हैं उसमें बीच वाले पद का डबल फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर होता है। ओके मान बताओ कितना मान दिया b का 3x, a का मान x + 1, c का मान 4x + 2, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6x, 4x और 1x मिलकर हो गया 5x और 2 और 1 मिलकर हो गया 3। ओके इस 5x को मैंने पक्षांतर कर लिया और सामने वाले पार्ट में 3 बचा, घटाओगे तो 1 आएगा, x का मान 3 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हुआ, इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इसमें सी ऑप्शन हुआ है। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो 57 में बहुत ही छोटा सा दिया है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें ए ऑप्शन लिखा है 5 + √3, बी लिखा है 1 और सी लिखा है 2 और डी में लिखा है √9। अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो जो रूट के अंदर संख्या दिख जाए वही तो हम अपरिमेय बोल देंगे, उन्हीं को तो अपरिमेय कह देंगे। तो हमें दिख रहा कि 1 तो रूट से बाहर है, ये तो अपरिमेय हो नहीं सकती, परिमेय संख्या है। 2 भी रूट से बाहर है, ये भी रूट के अंदर नहीं है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। 9 रूट के अंदर दिख जरूर रही है, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रूट से बाहर निकल आई, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसको देखना है, 5 तो एक परिमेय संख्या, लेकिन जो साथ में √3 ऐड उसमें किया गया वो तो अपरिमेय संख्या है। तो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। किसी अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दो तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है 58 नंबर देखते हैं। 58 क्वेश्चन में लिखा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या लिखा है 2x² प्लस में 11x प्लस में 15 = 0। पूछा गया विभक्त कर d का मान, d का मान पूछा गया है और हम जानते हैं कि d = b² माइनस में 4ac होता है, d का मान होता है b² माइनस 4ac। तो a का मान 2 है, b का मान 11 है और c का मान 15 दिया है, मान रख देते हैं। तो d 11 है, b का मान तो 11 का स्क्वायर होगा माइनस में 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 15 दिया है।
11 का स्क्वायर 121 होता है और 4 दूनी 8 और तो 15 8 120 हो गया। तो डी व्युत्क्रम का मान 1 आ गया। केवल डी पूछा था तो इसमें डी ऑप्शन डी बराबर 1 ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगर ये पूछा होता कि मूल कैसे है तो चूंकि डी का मान प्लस में आया है इसलिए मूल वास्तविक होते। ठीक, अगर 0 आता तो मूल काल्पनिक होते, सॉरी मूल समान होते। अगर नेगेटिव आता तो मूल काल्पनिक होते। ओके, 58 था, अब 59 बताते हैं। 59 में लिखा है x माइनस का 7 फिर x माइनस का 2 और फिर x प्लस का 3। पूछा गया इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या बोला गया भैया, 10वां पद पूछा गया है क्या होगा। ठीक है ना, और इसमें 60 वाला भी लिख देते, तुरंत लिख देते हैं, इकट्ठे करके बता देंगे। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस का 11 n। शार्व अंतर पूछा गया है, डी का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। 10वां पद पूछा गया है तो सीधी सी बात है, अगर सीरीज दी होती है तो सबसे पहले पता करते हैं ए का मान। तो ए का मान x माइनस 7 हुआ। फिर पता करते हैं डी का मान। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो। ठीक है, x माइनस में 2 माइनस का प्रवेश करो, प्लस का 7 हो गया, x से कट गया, 7 में 2 गया तो 5 बचे, डी का मान 5 आ गया है ना। 10वां पद पूछा गया है तो 10वां पद सीधा T10 निकालते हैं। T10 बराबर होता है a प्लस 9d। यहाँ पर भाई मैंने ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग किया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो बस मान रखना केवल। तो a का वैल्यू x माइनस में 7 है प्लस 9 और d का वैल्यू 5 है। तो ये तो ऐसे ही रहना है। 9 5 जब होता है 45 और 45 में आप 7 घटा दीजिए बस। 15 में 7 किया 8 मतलब 38। यही तो आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, 38। x प्लस 38 ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी कठिनाई नहीं है, वही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एक अंतिम क्वेश्चन दिया है 60 नंबर। डी का मान पूछा गया है। जब कभी भी ए एन का मान एन के पदों में दिया हो, एन पद, तो बस केवल 2 पद निकाल लो। एन का मान 1 रख दो तो पहला पद निकल आएगा, एन का मान 2 रख दो दूसरा पद निकलेगा, उनको आपस में घटा दो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एन का मान 1 रखा। जब एन का मान 1 रखेंगे तो 5 माइनस में 11 इंटू 1 तो 5 माइनस 11, 11 कम 11 तो हुआ, तो घटाने पर 6 हो गया, माइनस का 6। ओके, इसके बाद मैंने एन का मान 2 रख दिया। अब उसी ए एन में एन का मान 2 रख दो। 5 का 5, 11 दूनी 22 होता है, 12 में से 5 के 7 मान 17 बचे हुआ है। A1 A2 निकल आया ना। अब हमें D पता करना है और हम जानते हैं D क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 का मान माइनस का 17 और A1 का मान माइनस का 6, तो माइनस का 17 प्लस का 6 कितना बचेगा, 11। तो D का वैल्यू माइनस का 11 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। ओके, हमारे 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ओके, तो इन्हें अच्छे से आप कंप्लीट करिए, तैयार करिए। आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी जो आने वाले हैं, तो इन 60 प्रश्नों में से कई सारे ऑप्शन और प्री बोर्ड में भी आपके मैच कर जाएंगे, सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी आलस किए बगैर इसको सबको अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें, उनको पढ़ा भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से 15% लेके आते हैं। ओके।